हेलो एंड वेलकम टू प्रोविंस। तो प्रोफेशनल्स, होप आपकी प्रिपरेशन जोरदार चल रही होगी। ओके, दिस टाइम वी हैव कम अप विद द अदर पेपर ऑफ सिक्योरिटी कंप्लायंस, लास्ट वाला पार्ट दैट इज 14 से लेके 20 चैप्टर्स तक। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपसे डेफिनेटली कहना चाहता हूँ दिल से। एक आप हो सके तो प्लीज, हो सके तो मॉड्यूल एक बार अच्छे से देख के जाए। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी पार्ट, बट एटलीस्ट एक बार पूरा ओवरव्यू करके जाइए, आराम से पेजेस को टर्न करते हुए किधर क्या पार्ट है। क्योंकि मैंने देखा है कई बार आप दूसरे पार्ट को दूसरे पार्ट से ऐसे ब्लेंड करते हो कि सोच में हम लोग ही पड़ जाते हैं कि ये कहाँ से इसने आंसर लिखा होगा। तो प्लीज एक बार अच्छे से देख के जाइए, बिकॉज इट्स लाइक यू नो टू मच, but when they ask you something, you don't know how to answer that something. So excessive knowledge is also becoming dangerous at some point of time. Okay? और प्लीज मैं एक सजेशन और देना चाहूंगा, ये जो मॉड्यूल के अंदर हर एक चैप्टर में देखो डिटेल इंडेक्स है। तो जो जो चैप्टर्स आपके हो गए हैं, जो जो टॉपिक्स आपके हो गए, मॉड्यूल का सिर्फ एक डिटेल इंडेक्स सामने रखो और एक बार सोचो कि अगर मुझसे सिर्फ एक एक टॉपिक, जैसे ये टॉपिक पूछा गया तो मेरे को इसके बारे में क्या पता है। हो सके तो एक पेंसिल एंड पेपर लेना, दिन में सिर्फ घंटे का 1 घंटा ही आपको डिवोट करना है, ज्यादा नहीं, कि ये टॉपिक है, इसके बारे में मुझे क्या पता है। अच्छा ये पता है, पेंसिल से चाहिए तो थोड़ा किधर रफ वर्क पे या इधर ही साइड में लिख लो। और अगर कुछ एक्स्ट्रा पता नहीं है या जानना चाहते हो तो थोड़ा बहुत इंट्रीगेट करो कि पढ़ के देखो, या देखो अच्छा इस पे ये भी था, वो मैं ये मिस कर दूंगा। तो एटलीस्ट आई नीड दैट थिंग टू बी डन। बिकॉज हो क्या रहा है, आप जब टॉपिक देखते हो ना, मेजोरिटी स्टूडेंट्स दे गो बाय आउटसाइड दिस वर्ल्ड, देखो लाइक इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या लिखना चाहिए था। ये जो प्रैक्टिस है ना, ट्रेनिंग योर माइंड इस समय के, ये टॉपिक आया तो मुझे मालूम है, ये टॉपिक आया तो मुझे मालूम है, ऐसा आंसर लिखना चाहिए, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए इंडेक्स का फ्रूटफुल यूज करना बहुत जरूरी है। तो इंस्टीट्यूट ने मेहनत करके इंडेक्स दिया हुआ है, तो देखो अगर ये टॉपिक आया तो मेरा आंसर ये होता है, ये टॉपिक आया तो ये होता है। आई डोंट वांट कंप्लीट आंसर, आई जस्ट वांट अ फ्रेमिंग ऑफ आंसर इन योर माइंड के मेरे को मालूम है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के एक दो के, हाँ मेरे को मालूम है आंसर लिखना क्या है। तो एटलीस्ट आप टॉपिक के लिए अवेयरनेस रखो। ओके, अगर आपने अपना कुछ का इंडेक्स या और कोई अदर पॉइंट्स बना के रखे वो तो है ही, तो उसको याद कर लो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वाइज कैसे परफॉर्मेंस था, क्या क्या था, वो सब चीजें तो आप देखनी बनती है। तो लेट्स सी 14 to 20 का पेपर क्या था और क्या लिख के आए थे, क्या कर सकते थे। और जिसने नहीं दिया है, टेलीग्राम पे सारे पेपर्स अवेलेबल है, तो डाउनलोड कर लेना और हो सके तो बिना आंसर्स देखे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, पता चल जाएगा कितने पानी में हो। ठीक है, चलो लेट्स सी। तो क्वेश्चन 1 ये था, वर्किंग पेपर शुड बी कंप्लीट, कंसाइज एंड दे शुड बी कंसिडर्ड एज usable record for work which is performed. What should be included in the working papers? देखो वर्किंग पेपर्स क्या होने चाहिए, मैं आंसर कैसे लिखूं, मैं पॉइंट वाइज लिखूं, मैं आंसर उसको स्ट्रक्चर कैसे करूं, ये दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, वर्किंग पेपर्स कंप्लीट कंसाइज ऐसा ही स्टार्ट किया, तो क्यों ना ये स्टेटमेंट से स्टार्ट करूं। और फिर उसने पूछा कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड, तो इंक्लूडेड, अरे हाँ पॉइंट वाइज इंक्लूड हो सकता है। तो ये सोच के आप आंसर स्टार्ट होता है। अभी देखो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया that working papers has to be complete and concise. They should be considered as usable for the record. The auditors should include in their working papers only what is essential. They should ensure that each working paper serves the purpose that relates to audit procedure. Working papers are created during the audit and later determined to be unnecessary should be deleted. Working papers includes, और अब आया हम point wise लिख ले, that is A में planning documents and audit programs, internal question control questionnaires, flowcharts, checklists, narratives. C point पे लिखते हैं notes and minutes and resulting from the interviews. Okay, then D point organization data such as charts, job description, process parts. फिर हम लिख सकते हैं copies of important documents, information to be provided by the financial policies के हिसाब से, results of the controls and evaluations वो आप include कर सकते हो। Then letter of confirmations and representations आप include कर सकते हो, analysis and test transactions, result of analytical review, audit process, audit correspondence and audit procedures, ये सब चीजें आप include कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया वर्किंग पेपर कैसे हो सकता है, क्या क्या इंक्लूड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, questionnaire is a comprehensive series of questions containing internal control. Explain the questionnaire with respect to audit process. तो ये जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चनियर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ कंसर्निंग, मतलब आप क्वेश्चनियर के बारे में बताना चाहते हो कि क्वेश्चनियर, अब आप यहाँ पे चाहे पॉइंट्स में लिख सकते हो, चाहे पूरा एक पैराग्राफ ही बना सकते हो। अच्छा, क्वेश्चनियर ऐसा होता है, क्वेश्चनियर की इंपॉर्टेंस ऐसी होती है, उसमें ये होता है, एक ही साथ लिख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, हमने आंसर ऐसा लिखा
Okay, questionnaire is a comprehensive series of questions which is containing internal control. It is most widely used for collecting information about exercise and operations efficiency of the internal control in the organization. It is an important advantage of the questionnaire approach that the oversight or the omission of the significant internal control review procedure is less likely to occur within this method. And with a proper questionnaire, all the internal control evaluation can be completed at one time or in sections. The review can be more easily made on internal basis. The questionnaire form also provides an orderly means by disclosing the defects. It is a general practice to review the internal control system annually and record record the review. In questionnaire, generally questionnaires also framed as yes answer also denotes a satisfactory position and no answer suggests the weaknesses of the company. Clear? And the provision is made for explanation or for the, you can say provision is made for the kind of explanation that is required. और फिर आप आगे बता सकते हो no answers कब आ सकते हैं, yes answer कब आ सकते हैं. In the आप एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है, yes and no, ये बराबर है, ये नहीं है, ये not applicable है. And question is usually issued to the client and the client is requested to get it filled. तो हम लोग clients को देते हैं, अच्छा उसने क्या क्या रखा है, क्या नहीं है, हमें किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना. On the perusal of the answers and inconsistencies or apparent congruities or the which has been noticed, मतलब जो जहाँ पे compliances नहीं दिख रहे हैं, तो वो मैटर ऑडिटर को नोट करना है, क्लियर पिक्चर डिटरमाइन करनी है, ही हैज टू रिपोर्ट द डेफिशिएंसीज एंड रिकमेंडेशंस देनी पड़ती है. तो इस तरीके से आप क्वेश्चनियर्स के बारे में पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, इट इज अ सूटेबल आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रैक्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग. ठीक है. अब कई लोग ये समझते हैं रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रैक्टिस क्या मैं डिस्टिंग्विश करूं, क्या मैं कैसे लिखूं. आप चाहो तो डिस्टिंग्विश कर सकते थे, आप चाहो तो पैराग्राफ इज मोस्ट सूटेबल फॉर्म. एक प्रेसिडेंट यानी जो पहले की चीज है, इस समय की प्रैक्टिसेस क्या है. तो कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग में ये पूछा गया था. कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत ब्लंडर भी किया था, अपने हिसाब से कुछ भी करके लिख के आए थे. तो ये उल्टी सीधी चीजें मत लिखो, इसलिए मैं बोला कई स्टूडेंट्स ब्लेंड करके आते हैं कहीं का कहीं. तो प्रेसिडेंस इन प्रैक्टिस इज द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग इम्प्लाइज दैट द ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर हैज टू इवैल्यूएट जनरल ऑनगोइंग प्रैक्टिस के हिसाब से प्रोसीजर्स क्या है, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या है, एप्लीकेबल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं कि नहीं. एंड दैट इवैल्यूएशन हैज टू इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऑडिट बराबर से काम कर रहे कि नहीं, इंक्लूडिंग द इंडिकेटर्स ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट्स. और जो प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, प्रैक्टिसेस बराबर से चल रही है कि नहीं, वो अपने को चेक करना रहता है. दैट इज प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंस व्हिच इज यूज्ड बाय ऑडिटर्स. वो ऑडिट ओपिनियन डिटरमाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दोस गिव्स एज एन हिस्टोरिकल डेटा एंड द मेथड व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इज लाइक सैंपल साइजिंग यू कैन टेक, और कंडक्टिंग ऑडिट प्रोसेस आप देख सकते हो, फॉर्म साइज देख सकते हो, नंबर ऑफ ब्रांचेस एस्टैब्लिश, ऑडिट प्रैक्टिसेस देख सकते हो, और बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो. एंड यू कैन गिव ए वेरी ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड ओपिनियन कि किस तरह की प्रैक्टिसेस कंपनीज में फॉलो की जा रही है और कैसे पहले से चल रही थी. So that's what was practice and precedence that you have to discuss in this part. So question simple था, answer भी actually simple ही था. ठीक है. Question 2B था, audit evidence plays a significant role in forming an opinion while collecting the audit evidence. अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं कि ऑडिट एविडेंस अपने आप में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. व्हाइल कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस व्हाट शुड यू कंसीडर एज अ ऑडिटर. ओह, शायद मैं कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूँ, क्या डॉक्यूमेंटेशन देखूं या ये देखूं. इसका मतलब आप ये समझना चाहिए कि मुझे आंसर में एक ब्रीफली लिखना क्या है, एक तरह का ओवरव्यू दिमाग में रेडी हो जाना चाहिए. बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखना शुरू कर देते हैं, बाद में बहुत शैबी वर्क करते हैं, ये काटो वो काटो, इस तरीके से आप जो काटा काटी कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं लगता है. एंड एट अ प्रोफेशनल लेवल तो डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता है. So be very sure of the thoughts and how are you putting in the examinations. Clear? So audit evidence plays a significant role in forming of the audit opinion. Yes, it does. And based on ऐसे evidences के basis पे accordingly auditor has to determine the opinion, relevant, reasonable records check करने पड़ते हैं. He has to determine the judgment and conclusions. Reliable audit evidence का होना बहुत जरूरी है because it gives the impartial opinions. And reliability of audit evidence depend करता है उसके nature, उसके source, उसके method पे. And collecting audit evidence is a difficult task, but what things can you be doing there? तो यहाँ पे auditor को following things can be considered. He can see the documentary evidence which are more reliable than oral. He has to see the evidence of the auditor which जो उसके direct knowledge में हो, जो उसके personal knowledge में हो. Then independent evidence जो external sources है, जैसे कई बार लोगों से confirmation लिए जाते हैं या internal sources से available हो.
फिर उसके बाद विजुअल एविडेंसेस जो दिख रहे हैं काफी हद तक, जैसे एसेट्स ऑफ द कंपनी वेरीफाई करके आना, ड्राइंग कंक्लूजन सोली ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के इसने क्या बोला उसने क्या बोला, दोज आर थिंग्स आर लेस रिलायबल, और ज्यादा करके वहां पे वेरिफिकेशन खुद करना बेटर रहता है। ओरल एविडेंस की जहां तक बात करो, ओरल एविडेंस कैन बी कंसिडर्ड फॉर दोज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो फीजिबल नहीं है जाके चेक करना, तो वहां पे आप डॉक्यूमेंटल एविडेंस चेक करके ऑब्टेन कर सकते हो। नहीं हो रहा है तो ओरल हैज टू बी द लास्ट पार्ट। एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऑडिटर हैज टू सी दैट जो भी इंटरनल कंट्रोल है वो स्टेबल है, वो कंसिस्टेंट है। फोटोकॉपीज लेस रिलायबल है, ओरिजिनल हमेशा चेक करना, ऑडिट एविडेंस में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। एंड ऑडिट एविडेंस में ऑडिटर को देखना पड़ेगा सारा इंफॉर्मेशन जो भी एविडेंस डॉक्यूमेंट है वो रिलायबल होना चाहिए। ऑडिटर को ये इंश्योर रहना चाहिए कि ऑडिट एविडेंस एक ऐसे सोर्स से लिया गया जिसके ऊपर आप लोग रिलायबिलिटी रख सकते हो। इट हैज टू बी अ कंसिस्टेंट सोर्स। क्लियर? ये पॉइंट हम लोग ऑडिट एविडेंस के बारे में डिस्कस कर सकते थे। ठीक है, अब आता क्वेश्चन 3A में, डिफाइन द टर्म फ्रॉड। अरे ये तो ऐसा था जिसने रट्टा करके आया ना, वो तो सीधा ऐसे ऐसे निकाल के आया था कंपनीज एक्ट का सारा प्रोविजन डिट्टो। ठीक है, पर फिर भी तो हमने थोड़ा सा अलग प्रेजेंटेशन भी लिया, डोंट डाउट कंपनी लॉ का भी पार्ट लिया हुआ है। तो इन जनरल फ्रॉड का डेफिनेशन की बात करो तो फ्रॉड इज डिफाइंड एज डिसऑनेस्टली ऑब्टेनिंग अ बेनिफिट, कॉजिंग अ लॉस, डिसेप्शन और एनी अदर मींस। मोस्ट स्पेसिफिकली फ्रॉड ब्लैक लॉ डिक्शनरी के हिसाब से बात करूं, वेरी फेमस डिक्शनरी है। So, knowing misrepresentation of the truth or concealment of the material fact to induce the another person or his detriment, and a misrepresentation to make a reckless and without belief सामने वाले को विश्वास करवाना, so that ये ऐसा ही होता है, that is a you can say a fraud or a tort of a nature which is knowing from a misrepresentation, या आप conceal कर रहे हो certain fact को, reckless representation कर रहे हो सामने वाले को induce to his detriment, या फिर अनकॉन्शियसली आप किसी से डील कर रहे हो एंड यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, या अनफेयर एडवांटेज ले रहे हो उसके अपने पोजीशंस का, तो वो भी एक तरह से फ्रॉड होता है। फाइन, दैट वाज ब्लैक लॉ डिक्शनरी का डेफिनेशन, दैट वाज नॉट द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन तो सेक्शन 447 में दिया गया है। फ्रॉड इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी or any body corporate includes any act, omission, concealment of any fact, or abuse of a position committed by any person or any other person in the connivance of any manner with the intent to deceive, to gain undue advantage, or to injure the interest of the company or its shareholder, creditors, or any person, whether or not there is a wrongful gain or loss. My goodness, ऐसा ही आंसर लिख के आए हैं, तो that was, मैं बोला रट्टा करके आए हैं। और wrongful gain and loss का भी डेफिनेशन साथ में लिखना था, तो wrongful gain and loss भी लिख के आए हैं। So wrongful gain means a gain by unlawful means of the property which the person gaining is not legally entitled. A wrongful loss की बात करो तो it's a loss for the unlawful means of the property to which the person gaining is legally entitled. Okay, तो ये तो fraud का definition था, simple सा definition था। और उसके बाद वाला question था 3B में। तो question 3B बोल रहा था which transactions relating to the company formation and management may be considered suspicious transaction, whether detailed audit needs to be performed. Okay, मतलब अपने को ये समझना था कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कंपनी के फॉर्मेशन मैनेजमेंट में कौन से ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है और क्या डिटेल ऑडिट हो सकती है। ओके, शायद के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो पहले हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन और सस्पिशंस के बारे में बताते हैं। तो सस्पिशियस इज अ पॉजिटिव टेंडेंसी टू डाउट द ट्रस्टवर्दीनेस, हम किसी पे डाउट कर रहे हैं, ऑफ द अपीयरेंसेस, मतलब ये ऐसा है नहीं, जो दिख रहा है वो असल में नहीं है। And therefore to believe that one has to be detecting the frauds which is unreliable, unfavorable. The following transactions relating to the company formation or management may be considered as a suspicious, which may or may not be with the group companies and details has to be performed. तो क्या क्या चीजें suspicious transactions में आ सकती है। तो ये कि कंपनी के transactions किस नेचर में चल रहे हैं, with that of the subsidiaries which have no apparent purpose, companies which have continuously make a substantial losses, or complex group structures without any cause, or uneconomic group structures are adopted for tax purposes, frequent changes in the shareholders and directors purpose, या unexplained transfers of significant sums to several bank account, or use of bank account in several currencies without any reasons. Okay, या फिर purchase of companies which have no obvious commercial connections with the companies, या फिर सेल इनवॉइसेस टोटली एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ द गुड्स, या फिर मेक्स अनयूजुअली लार्ज कैश पेमेंट इन रिलेशन टू द बिजनेस एक्टिविटी व्हिच वुड बी नॉर्मली कैरिड आउट बाय जस्ट चेक और बैंक ड्राफ्ट्स, या फिर ट्रांसफरिंग लार्ज सम ऑफ मनी टू ओवरसीज लोकेशंस। तो ये सारी चीजें सस्पिशियस देती है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, जो दिख रहा है और जो है कहीं वो अलग तो नहीं। दैट कैन बी द
नेचर ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ये पूछा गया था व्हाट शुड बी द रिव्यूअर्स अप्रोच इन द पीयर रिव्यू, और पीयर रिव्यू तो पूछो मत, पीयर रिव्यू तो ऐसा छोड़ के आए हो, ऐसा लगता है कि पता ही नहीं कौन सा चैप्टर है कहाँ का है। ओके मतलब मैं इतने सारे पेपर्स में से एक का दो को बोल सकता हूँ जो पीयर रिव्यू के चैप्टर्स का आंसर कर पाए, मतलब सीधा छोड़ के आए हो सर, पता नहीं कौन सा चैप्टर है, छोड़ो। तो पीयर रिव्यू के लिए अप्रोच क्या है कि कोई इंस्टीट्यूट का एंटिटी आता है, वहां पे आके इंस्पेक्शन करता है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो पीयर रिव्यू जैसे चैप्टर छोड़ने का नहीं, एटलीस्ट इसलिए मैं बोला एक ओवरऑल मॉड्यूल की रीडिंग समझो, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझो, और फिर उसके बारे में लिखने का। Okay, peer review approach point wise लिख सकते थे, the approach of the reviewer is to be courteous, professional, helpful throughout the review. He should be appreciative of the good practice, suggest the areas of improvement. He should adopt a collaborative approach with the practice units during the review process. He should ensure the minimum description to the practice units. He should be able to provide practical, insightful comments in the discussion. He should try and give a value addition to the practice units, not just by बैठ के सिर्फ टिक टिक नहीं करने का, नॉट अ टिक बॉक्स अप्रोच. And in determining that issues which are subjective, and the purpose not to replace the practice unit opinion with the reviewer's opinion, but to verify that the practice unit is actually exercising a relevant judgment, and verification of the process, कैसे वो workout करते हैं, वो सारी चीजें क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए peer review बनाया गया था. So that has to be seen. Another question again peer review का था, जैसे मैंने बोला है चैप्टर ही छोड़ के आए तो पता नहीं क्या लिखोगे. So what are the obligations of the practice unit as per the peer review guidelines which undergo the peer review? तो obligations क्या थी? डॉक्यूमेंट्स बराबर रखने, चीजें बराबर रखनी है, टाइमली इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें छोड़ के आए. The practice units are required to comply with the provisions of peer review. Practice units failing in this regard will be required to undergo appropriate review of the quality controls by the board of such specific directions which has to be given by the council in this regard from time to time. The obligations of the practice unit can be summarized as under. तो क्या क्या ऑब्लिगेशंस थी? एक था एक्सेस ऑफ द रिकॉर्ड्स, दैट इज फर्स्टली हम बोल सकते हैं कि एनी पर्सन टू हुम दिस क्लॉज अप्लाइज हु इज रीजनेबली बिलीव टू बी अ रिव्यूअर एंड जिसके पास इस चीज का पोजेशन है, ही और ही शी हैज अ पोजेशन और द कंट्रोल ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड कंटेन और लाइकली टू कंटेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द पीयर रिव्यू. So you have to produce to the reviewer all the relevant records and documents which has to be produced for the review purpose, and it has to be very descriptive. You have to describe आपके कहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स मिले, किस केस के नेचर में थे, क्यों आपने रिव्यू किए, किस तरीके से रिव्यू किए, वो सारी चीजें आपको देनी पड़ती है रिव्यूअर को. प्लस इफ सो रिक्वायर्ड रिव्यूअर को यू हैव टू अलाउ द रिव्यूअर प्रोवाइड हिम एक्सप्लेनेशन फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स के कौन सी रिक्वायरमेंट्स अगर उसको चाहिए कहाँ से वो अवेलेबल करवाओ, एंड प्रोवाइड द रिव्यूअर ऑल द असिस्टेंस जहाँ पे उसको चाहिए टू एक्सपेडाइट द मैटर सो दैट द रिव्यू कैन बी कंप्लीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल. And where any information or any matter of the practice unit recorded हुआ है legible form में है, तो you have to present to the reviewer for the reproduction कि आप ये नोट कर सकते हो कि हमने ये properly लिखा है. अगर वो किसी और लैंग्वेज में तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा के दो. ओके, एंड the practice unit has to ensure that the reviewer has been given access to all the documents concerned. जो रिव्यू के मैटर में, no matter where the office is, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बराबर रखने. एंड प्रैक्टिस रिव्यू हैज टू इंश्योर दैट रिव्यू जो इंस्पेक्ट कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, वो एक्सट्रैक्ट ले रहा है, वो उसकी नोटिंग करके रखे कि आप क्या क्या चीजें लेके जा रहे हो. एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, सोल प्रैक्टिस, मतलब सबका पीयर रिव्यू हो सकता है. तो डोंट बी अंडर एनी काइंड ऑफ रॉन्ग इंप्रेशन व्हेन यू आर इन प्रैक्टिस. ओके फाइन, सो ये हो गया पीयर रिव्यू के बारे में. एंड देन वी आर गोइंग टू द अदर वन, एनालाइज डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यू. अरे भाई सरप्राइजिंगली ये वाला आंसर सबने दिल से लिखा है, मॉड्यूल में भी था और पास पेपर में भी था, तो लिख के आए हो. ठीक है, तो एथिक्स एंड वैल्यूज का आंसर अच्छे से लिख के आए हो. की डिफरेंसेस बिटवीन एथिक्स क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, लेट्स सी दैट. और ये बात पे यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, ये वाला पार्ट मोस्टली उन बच्चों के लिए था जो अंडरस्टैंड करके लिखते हैं, क्योंकि वो लिख पाए थे. जो रट्टा करके लिखते हैं ना, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लैंग्वेज से ही मालूम पड़ता है ये रट्टा करके लिख रहा है. ठीक है, चलो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड कि एथिक्स एंड रिव्यू के अंदर क्या क्या चीजें हैं. तो एथिक्स रेफर्स टू द गाइडलाइंस ऑफ द कंडक्ट. ओके, एथिक्स रेफर्स टू द गाइडलाइंस ऑफ द कंडक्ट that address to the questions of morality. Value is defined as a principle ideals which helps in making the judgment what is more important. Ethics बोलता है it's a system of moral principle. In contrast, तो आपकी थिंकिंग कैसी है वो एथिक्स को डिटरमाइन करता है, जब कि आपका वैल्यूज स्ट्रॉन्ग इमोशनल इन्फ्लुएंस को डिटरमाइन करता है कि आपका इमोशनल सोच क्या है. सो इन पर्टिकुलर सिचुएशन हाउ डू यू स्ट्रेंथ
stand before the face. So something like a motivator. And ethics are consistent whereby different from different person, क्योंकि हर एक के ethics different norm पे अलग होता है. Values ये बोलता है that if you have to achieve something in life, so what ethics you have to adopt and what things you have to do. Ethics की जहाँ तक बात करूँ तो ethics to what extent your options are, right and wrong के बीच में choose करना, summarize करना consistently, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो सब चीज़ें. Value की जहाँ तक बात करूँ, value is a very individualistic approach. It varies from person to person. जो अनचेंजिंग एटमॉस्फेयर में या टाइम्स के सामने वो कैसे उस स्टैग्नेंट कैसे वो खड़ा होता है, कैसे वो उसको डील करता है, सिचुएशंस को, वैल्यूज उस चीज को डिफाइन करती है. ठीक है, एथिक्स एंड वैल्यूज क्वाइट अ टफ. अच्छा था. एंड क्वेश्चन 5B, अरे ये वाला सर, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर. कभी कभी लगता है बाहर बाहर से पूछते हैं. ये कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं था, मॉड्यूल से ही था. इसलिए मैं बोला था एक बार मॉड्यूल को थोड़ा ओवरव्यू करना तो आपको समझ में आ जाएगा. तो ICSA यूके कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से 4 कोर प्रिंसिपल्स आपको बताने थे, जो ऑल फेलोज, एसोसिएट्स, ग्रेजुएट, स्टूडेंट्स सबको एप्लीकेबल होते. तो 4 थे, तो 4 ही प्रिंसिपल बताने थे, कोई 5वां तो था नहीं, पर लिखा ही नहीं था. तो ICSA यूके के हिसाब से प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर क्या कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जो सबको एप्लीकेबल है. फर्स्ट इज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स. And it describes a moral soundness, rectitude, steady adherence, ethical codes. उस चीज की बात है. High standard of service and professional competence, वो था second point. That is to show that there are high standard of service of professional competence, which is given understanding of relevant technical information. Professional competence की बात हो रही है. And then third में transparency की आप बात कर सकते थे. Transparency के अंदर that requires members has to be clear in their business and professional approach. And fourth approach is professional behavior. Professional behavior means the members have to act in such a way that they have to conform to the relevant laws in the jurisdiction. They have to abide with the regulations and others to the bylaws. तो ये हो गया 4 प्रिंसिपल जो यहाँ पे डिस्कस करने के लिए छोड़ के आए हो. अच्छा, अब आता हूँ ड्यू डिलिजेंस के पार्ट पे. तो लास्ट के वो 2 चैप्टर्स, एक्सप्लेन ड ड्यू डिलिजेंस ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी. यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर लिख आए हैं क्योंकि कॉर्पोरेट फंडिंग के अंदर सब कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था. तो यहाँ पे लिख के आए हैं. चलो ठीक है, जो भी लिख के आए हो उसके हिसाब से मार्क्स तो दिए गए थे. तो ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना था. तो ड्यू डिलिजेंस हो रहा है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में. तो पब्लिक कंपनी मेक अ इश्यू ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड दे हैव टू कंप्लाई विद द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट सिक्योरिटी रूल. अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो उनको प्राइवेट प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करनी पड़ती है. अगर वो राइट्स इशू या बोनस इशू करे तो कंपनीज एक्ट कंप्लाई करना पड़ता है. लिस्टेड कंपनी होगा तो लिस्टेड कंपनी विच इंटेंड्स टू इशू द सिक्योरिटी लिस्टेड करने के लिए उसको सेबी का एक्ट रूल्स रेगुलेशंस कंप्लाई करना चाहिए. 2 प्रोमिनेंट रेगुलेशन सेबी के जो इशू ऑफ सिक्योरिटी से डील करते हैं वो सेबी ICDR रेगुलेशंस है एंड LODR. सभी ICDR रेगुलेशंस की जहाँ तक गाइडलाइंस की हम बात करते हैं तो वेरियस काइंड्स ऑफ इशू वो कवर करता है. जैसे हमने पब्लिक इशू के बारे में हो गया, IPO एंड FPO के बारे में हो गया, एंड प्राइसिंग नॉर्म्स के बारे में होता है. तो गवर्निंग प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मिनिमम पब्लिक ऑफरिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. LODR के बारे में बात करूं तो ब्रॉड प्रिंसिपल्स, पीरियोडिकली क्या क्या कंप्लायंसेस करने चाहिए लिस्टेड एंटिटी को, वो ले डाउन करते हैं. प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटी बाय वे ऑफ राइट्स इशू और बोनस इशू, वो भी अलाउ किया गया है. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, प्राइवेट कंपनी ये काम कर सकती है, ये भी अलाउ किया गया. And the scope and the comprehensive list of issue of security due diligence is important from the legal standpoint of view. ये reputation बचाने के लिए, that is reputation of the company has to be maintained so that they can have proper reputation. and ऐसा ना लगे कि it is a vanishing company, कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी या ये compliances में फेल है. तो critical issues चीज को identify करना due diligence का main scope होता है. While specific requirements in connection to issue of security, companies like SEBI rules and regulations के हिसाब से, पर हमें ये चेक करना होता है कि नॉन कंप्लायंसेस के अंदर कुछ हो तो नहीं रहा जिससे पेनल्टीज इम्पोज की जाएंगी. हमें सर्टेन कंडीशंस ऑफ कंप्लीट इशू ऑफ सिक्योरिटी देखना पड़ता है. दैट इज कई सिक्योरिटी कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, वायलेशंस तो नहीं हो रहे, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. एंड these liabilities emphasizes the need of very careful preparation of materials. Okay, very careful preparation of the materials to issue in certain respect of offerings to the memorandum and prospectus. तो ये हो गया ओवरऑल सिनेरियो में पब्लिक इशू के बारे में ड्यू डिलिजेंस करने बैठो तो क्या क्या चीजों का
सिनेरियो ध्यान रखने का। तो आपको कोई लिस्ट नहीं बनाई थी, बट अगर आपने लिस्ट भी बनाई है तो ठीक है, मार्क्स दिए गए थे। ये पब्लिक इशू पे कुछ स्टूडेंट्स ने लिस्ट बना के आई थी कि आपको सिर्फ इतना बोला था कि कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करना है, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में जनरली क्या क्या, तो कंपनी लाइक सभी रेगुलेशंस, इन चीजों का ध्यान रखना था, क्योंकि इसकी लिस्ट अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, दूसरा ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन था, फॉर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरी विच आर एंगेज इन as a professional expert in due diligence process. What are the preconditions of accepting a professional engagement by the firm? Okay, तो एक फॉर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में, तो प्री कंडीशंस क्या थी, मतलब हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने थे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएंगे। तो प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग प्रोफेशनल एंगेजमेंट बाय अ फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट a firm has to establish whether preconditions are satisfied. तो एक, determine whether the reporting framework has been applied, preparation of audit report, secretarial report, non-financial report, obtain the agreement of the management, acknowledge and understand certain responsibilities. क्या क्या चीजें यहाँ पे समझनी थी, तो कुछ चीजें जैसे यहाँ पे आप समझ सकते थे। फर्स्टली, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेक्रेटरियल और नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज द एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन अडॉप्ट किया गया था। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोसीजर्स और मैनेजमेंट प्रोसीजर्स कैसे हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सिस्टम की रिपोर्टिंग कैसे होती है, और फ्रॉड एंड एरर की रिपोर्टिंग कैसे होती है। एंड देन टू प्रोवाइड अ फर्म विद क्या क्या चीजों का इंफॉर्मेशन आप एज अ फर्म आप देखोगे, एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू मैनेजमेंट, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिव्यू, सेक्रेटरियल ऑडिट रिकॉर्ड्स वगैरह। बिकॉज ड्यू डिलिजेंस का एक्चुअली काम है ना, ऑडिट से ही स्टार्ट होता है, बाद में आप इंटरनल चीजें देखते हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म के क्या क्या चीजें प्रॉपर्ली मेंटेन की गई थी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन ऑडिटर जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहा है कि है कि नहीं है, और क्या रिस्ट्रिक्शंस है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है। इन शॉर्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक प्रोफेशनल एंगेजमेंट से पहले क्या क्या चीजें तैयार करनी पड़ती है, तो ये सारी चीजें कंपनी का ओवरव्यू वगैरह 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 सब चेक करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था एबीसी लिमिटेड के बारे में। क्वेश्चन अच्छा था कि ABC Limited got a license for setup of rubber enterprise in state of Tamil Nadu. While providing environmental clearance, Ministry of Environment, Forest and Climate imposes conditions of the audit to check the compliances of the norms. The company engaged CNC company. अच्छा, ये साफ साफ लिखा है CNC company practicing company secretary है, और आपको एक नोट बनाना है एज अ PCS। तो ये एक नोट के फॉर्म में दिखना चाहिए, पॉइंट वाइज नोट नहीं, इट्स अ नोट टू द कंपनीज का मैनेजमेंट। Okay, so it is something like this from the company secretary to ABC subject environmental due diligence. मैंने देखा है मोस्टली सारे स्टूडेंट तो छोड़ के आए, तो जो होगा देखी जाएगी सर, छोड़ दिया। तो एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से एक नोट बनाना था, रबर इंडस्ट्री है तो इसके लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ओके, जैसे कुछ रॉकेट साइंस था नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें थी। डियर सर, so we need your kind attention that the audit of the compliance of the environmental and the environmental due diligence is scheduled on this day. In this regard, we request you to please avail the following documents and records. So आप क्या क्या चीजें मांग रहे हो, उन चीजों का डिटेल्स देनी थी। List of environmental permits, all correspondence and notices with the Environment Protection Agency, state and local authority, whether the company's disposal methods of various products are in sync with the regulatory, whether there are contingent environmental liabilities or not. We further inform you as a part of the environmental due diligence. We will also review and prepare a detailed assessment report in respect of historic, current and potential future environmental risks as proposed to be implemented in the state of Tamil Nadu for its operation. And the process involves risk identification, risk assessment with respect to environmental, setting up and history of the site, assessment of the site, operations and management of the site, and confirming legal compliances. Accordingly, we request you to provide the records and available on the scheduled dates. Regards, CS of CNC company. बस ऐसा एक नोट बनाना था। ओके फाइन, तो एग्जाम के लिए छोड़ के आए थे, बनता भी है तुम लोग को कि सर पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हो आप भी। तो देयर आर वेरियस एक्ट्स ड्यू टू व्हिच ड्यू डिलिजेंस इन कॉम्पिटिशन लॉ कैन बी कैरिड आउट, ये तो लिख के आए। ओके, यहाँ पे भी देखा था, काफी लोगों ने लिखा था, बट ओके अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से लिखा गया था। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी, तो ड्यू डिलिजेंस ऑन वेरियस एग्रीमेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते थे, क्या कॉम्पिटिशन लॉ के हिसाब से क्या क्या देख सकते हो। हम बोल सकते हैं ड्यू डिलिजेंस कॉम्पिटिशन लॉ के हिसाब से सर्टेन हेड्स पूछे, तो 3 हेड्स होते हैं, ड्यू डिलिजेंस ऑफ एग्रीमेंट्स existing and past or proposed to be entered, due diligence of dominance likely to abuse of existing, and due diligence of combinations.
तो हम पहली हेडिंग की बात करते हैं, ड्यू डिलिजेंस ऑफ एग्रीमेंट्स की बात करते हैं। एग्रीमेंट्स विच आर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, सप्लाई, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन and if any of the competitor relating to production and marketing, agreements of customers and distributors, purchase agreement, non-compete agreement, technology transfer agreement, concessional agreement. Secondly, हम बात करें due diligence on abuse of dominance, if any, includes examinations of existing dominance, examinations of relevant markets, whether products are geographical areas में है कि नहीं, abuses cases. एंड नेक्स्ट इसकी बात करें तो ड्यू डिलिजेंस और रेगुलेशंस ऑफ कॉम्बिनेशंस में आप चेक कर सकते हैं, नेचर ऑफ कॉम्बिनेशंस, acquisition of transfer and voting assets, examination of total assets, states of merger and state of dominance in case of mergers. Clear? तो ये सब चीजें हम चेक कर सकते थे इन दैट रिगार्ड। लास्ट में ऑल द बेस्ट आता है, ऑल द बेस्ट ही बोलना पड़ेगा। बस तुम्हारे आंसर्स कहीं ना कहीं तुम्हें इंप्रूवमेंट चाहिए। ओवरऑल मैं रिव्यू ये बोलूंगा कि आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने समझा है, अब आप जानते हो। फिर से चाहिए तो ये टेस्ट पेपर्स के सारे आंसर्स छुपा देना और टेस्ट पेपर्स अपनी तरफ से फिर से देने की कोशिश करना। एटलीस्ट देखो तो सही कि आप कहाँ से, या फिर आप अपनी मर्जी से जो भी टेस्ट पेपर्स दे रहे हो प्लीज देते जाओ। आउटपुट भी चेक करो इनपुट के साथ, कहीं ना कहीं ये मिस ना हो जाए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन आफ्टर ऑल इट्स नियरिंग बाय, सो बी प्रिपेयर्ड एंड वी आर कमिंग विद फर्दर पेपर्स ऑल्सो। बी ऑन टेलीग्राम, यू आर गेटिंग दिस पेपर एज वेल। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।